नमस्कार स्टूडेंट्स, आरएस उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चलिए आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, राजस्थान की कुछ प्रमुख रीति रिवाज। राजस्थान की प्रथाओं पर लेकर मैं ऑलरेडी आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको राजस्थान की प्रथाएं करवा दी है जिनसे आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, और मैंने डिटेल में एक एक चीज़, किस शासक के संबंध में, किस प्रथा में क्या होता है, कहाँ पर रोक लगाई गई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको करा चुकी हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं किसकी? आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। राजस्थान के प्रमुख चलिए देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि कैसे क्या पूजा होती है, कब क्या मेला लगता है, वो हम त्योहार और मेले वाली क्लास में करेंगे। इसमें मेनली टर्म्स को समझना है कि किस टर्म का मतलब क्या होता है या ये कौन सी रिवाज होती है। तो कुछ विवाह से संबंधित टर्म्स चलेंगी, उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं नाम, समझते जाइएगा। चिकनी, चिकनी, चिकनी कोथली, चिकनी या चिकनी, कोथली। भाई राजस्थान के एस्पिरेंट है हम, है ना, राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो हमें, और राजस्थान वासी हैं तो हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना ही चाहिए। चिकली कोथली क्या होती है? आप लोगों ने विवाह के संबंध में अगर अपनी मम्मी, बुआ, दादी इन लोगों से सुना है कि चिकनी कोथली, चिकनी कोथली क्या होती है, रिश्ता हो जाने के बाद, रिश्ता हो जाने के बाद आपने सुना हो कभी? चिकनी कोथली का मतलब होता है बेटा कि वधू के लिए वर पक्ष की तरफ से सामान आता है, जिसमें श्रृंगार सामान आ गया, कपड़े आ गए, मिठाई आ गई, उसकी पसंद की चीज़ें आ गई। तो ये याद रखना कि विवाह के संबंध के बाद में, विवाह के संबंध के बाद में ये याद रखना स्टूडेंट्स, वधू के लिए सामान आता है इसमें, चिकनी कोथली। कई लोग विवाह के बाद भी देते हैं, कई लोग विवाह से पहले भी। तो वधू के लिए क्या हो रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा? सजावटी सामान हो गया, श्रृंगार का सामान हो गया, तो ये थोड़ा बहुत याद रखना। वधू के लिए सामान आता है जिसमें आपका श्रृंगार हो गया, कपड़े लत्ते हो गए, खाने पीने का सामान हो गया। तो चिकनी कोथली, चिकनी कोथली विवाह से संबंधित एक रस्म है, एक रीति रिवाज से जुड़ी हुई टर्म है जिसके बारे में आपको याद रखना है। चिकनी कोथली, चिकनी कोथली। एक गीत मैंने बताया था स्टूडेंट्स, आपको याद हो तो, मोरिया। हालांकि हमने गीत में पढ़ लिया है उसको, लेकिन विवाह से संबंधित रीति रिवाज है तो थोड़ा सा देख लो। मोरिया गीत में मैंने वैसे बता दिया था, लेकिन फिर भी याद रखना। मोरिया क्या होता है? मोरिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें विवाह का संबंध तो हो गया, लेकिन विवाह होने में, मतलब रिश्ता तो तय हो गया लेकिन विवाह होने में देरी हो रही है, और उस देरी के संबंध में जो वर और वधू होते हैं वो अपनी व्यथा को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो मोरनी थोड़ा सा याद रखिएगा, वैसे तो मैं बता चुकी हूं। विवाह होने में देरी के समय गाया जाने वाला गीत। क्लियर है? ये याद रखना, मोरिया गीत मैंने उसमें भी बताया है, ये आपको वैसे तो मैंने उसमें भी बताया है लोकगीत वाले में। अब एक नाम चलता है पाट बिठाना, पाट बिठाना, पाट बिठाना या बैठाना, याद रखना। पाट बिठाना मतलब ये होता है कि संबंध, मतलब विवाह के थोड़े दिन पहले, लगन के बाद, लगन के बाद के समय की बात कर रही हूँ, करीबन कई लोग होते हैं 5 दिन पूर्व का लगन टीका लेते हैं, कई लोग 7 दिन पूर्व का लेते हैं,
तो ऐसे अलग अलग दिन चलते हैं। लेकिन जैसे ही लगन हो गया तो लगन के बाद क्या होता है, पट्टे पे बिठाकर मिठाई, घी, इस तरह की चीज़ें, जो भी वर या वधू है, वर की बात करेंगे, पाठ बिठाना, तो लगन जो होता है वो लड़की वाले लड़के के यहाँ आते हैं लगन में। तो लगन के बाद पट्टे पे बिठाकर मिठाई, घी, है ना, इस तरह की चीज़ें दी जाती है। पाठ बिठाना लगन के बाद पट्टे पे बिठाया जाता है, तो ये याद रखना थोड़ा सा, पाठ बिठाना। पाटे पर बिठाया जाता है ना। और फिर जैसे आपके गुड़ हो गई, मिठाई हो गई, घी हो गए, इस तरह की सामग्री दी जाती है। तो थोड़ा सा पाठ बिठाने का संबंध किससे है, तो विवाह रीति रिवाज से संबंधित है पाठ बिठाना। चलिए, एक भात नूतना, भात नूतना तो आपको सबको पता होगा, भात नूतना बोलते हैं, भात नूतना। वैसे तो आपको पता होगा भात नूतना के बारे में, तो क्या, जब क्या होता है, जब मान लो घर में किसी बच्चे या बच्ची का रिश्ता तय हो जाता है, तो माताएं क्या करती हैं, माताएं अपने पीहर जाती है, यानी विवाह होने वाले के मामा या ननिहाल, है ना, मामा या ननिहाल, मामा या नाना के घर जाती है। चलिए, तो क्या होता है, भात नूतना में क्या होता है, माता जी अपने पीहर जाती हैं और भात नूत के आती हैं, निमंत्रण, एक तरह से निमंत्रण देना, विवाह का निमंत्रण देना, किनको, पीहर वालों को। सुना होगा कुछ महिलाओं को, जैसे हमारे घरों में शादी हो जाती है तो बोलते हैं ना, मम्मियाँ बोलती है कि अजी थाने भी चालनो है, बटे पीहर चालनो है, छोरा को भात नूतना चालनो है, बोलते हैं ना ऐसे, है ना। तो निमंत्रण देना होता है, बेसिकली इसका उद्देश्य होता है कि परिवार वालों को निमंत्रण देना। तो उसमें माताएं क्या करती हैं, जिसकी शादी हो रही है उनकी मम्मी अपने साथ में 10-12 औरतों को एक समूह बनाकर अपने पीहर जाती हैं। उद्देश्य क्या होता है भात नूतने का, निमंत्रण देने हेतु जाना। भात नूतने का मतलब यही होता है कि विवाह का निमंत्रण देने हेतु जाना। भात नूतना आप सभी को पता है वैसे तो, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। एक आपने देखा होगा तेल चढ़ाना, तेल चढ़ाना एक विवाह की बहुत ही फेमस, आप लोगों ने भी सुन रखा होगा तेल चढ़ाना। और ऐसा बोलते हैं कि तेल चढ़ गया ना एक बार, तो उसके बाद वर या वधू घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्लियर है, ये चीज़ आपको पता भी होगी कि तेल चढ़ाने के बाद ऐसा बोलते हैं। कभी कभी होता है ना, ये भी शॉपिंग करनी है, वो सामान रह गया, ये रह गया, तो घर वाले बोलते हैं ना कि तेल चढ़ गया, आप घर से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। तो विवाह के 5 दिन पहले, 5 दिन पूर्व, जनरली विवाह के वर या वधू को तेल चढ़ाया जाता है। हमीर की वो एक कहावत थी ना, हमीर वाली, तिरिया तेल वाली,
उसमें भी तो यही था कि तेल भी जिंदगी में एक ही बार चढ़ता है ना। और हमीर ने जो ठान लिया, हमीर चौहान, हमने पढ़ रखा है ना हमीर के बारे में। जब मैंने रणथंभौर का दुर्ग पढ़ाया था तो हमीर के लिए बात बताई थी कि वो भी दृढ़ निश्चयी था। अगर उसने एक चीज जो ठान ली तो उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार विवाह के संबंध में, विवाह जब फिक्स हो जाता है तो विवाह से 5 दिन पूर्व घर में वर या वधू को चौकी पे बिठाकर तेल चढ़ाने की एक रस्म होती है। उसके बाद हमारे घरों में ये भी कहा जाता है कि तेल चढ़ जाने के बाद वर या वधू घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो याद रखना तेल चढ़ाना, क्लियर। एक याद रखना मुगधणा, मुगधणा मुगधणा मुगधणा, ये टर्म अच्छे से याद रखना भाई, ये टर्म अच्छे से याद रखना। मुगधणा, मुगधणा, मुगधणा मतलब होता है कि विवाह के दौरान, जो विवाह, जैसे विवाह के घर में 10-12 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। कई लोग बोलते हैं 11 दिन के हम गीत करेंगे, कई लोग बोलते हैं 9 दिन के करेंगे, 7 दिन के करेंगे, है ना। लगन के आसपास गीतों का क्रम चालू हो जाता है। तो उस समय घर में ऐसा होता है ना कि इकट्ठा खाना बनाया जाता है, उस समय इकट्ठा खाना बनाया जाता है। तो याद रखना कि विवाह के दौरान घर में खाना बनाने के लिए जो लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, विवाह के दौरान या विवाह के समय घरों में, ये टर्म याद रखना मुगधणा। वन लाइन में भी आ सकता है कि मुगधणा क्या है, मुगधणा क्या है, और 4 ऑप्शन दे देंगे अलग अलग। कोई आभूषण है, विवाह की लकड़ियां हैं, विवाह से संबंधित, या भोजन पकाने हेतु लकड़ियां हैं, कुछ भी, है ना, या रीति रिवाज है, मतलब क्या है, कोई वस्त्र है। ठीक है, तो मुगधणा विवाह के समय घरों में लकड़ियों से याद रखना, लकड़ियां। ठीक है, एक याद रखना मोड़ बांधना, मोड़ बांधना, मोड़ बांधना, मोड़ बांध दियो के, मोड़ बांधी दियो के बोलते ना, मोड़ बांधना। दूल्हे के सहरा बांधना, दूल्हे के सहरा बांधना, सिर पर सहरा बांधना। वर के, दूल्हे के, है ना, वर के सिर पर सहरा बांधना। मोड़ बांधना, वर के सर पर सहरा बांधना। याद रहेगा, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, एक होता है छेड़ा छेड़ी, छेड़ा छेड़ी, छेड़ा छेड़ी। मोड़ बांधना याद रहेगा, छेड़ा छेड़ी, छेड़ा छेड़ी। ठीक है, छेड़ा, नाता की बात नहीं कर रही, वो प्रथा है। छेड़ा छेड़ी, छेड़ा छेड़ी में ऐसा होता है, अलग अलग रस्में होती है वैसे तो अपने राजस्थान में। अलग अलग समुदाय के लोग भी, अलग अलग जाति के लोग भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पर ये होता है कि दूल्हा दुल्हन के रिश्ते को, या उन्होंने जो ड्रेसेस पहन रखी है, चुन्नी वगैरह लगा रखी है, उसको बांध देना, गांठ बांध देना चुन्नी के द्वारा रिश्ते पर। या जब वो फेरे लेते हैं या कोई रस्म रिवाज करते हैं तो उस समय दुपट्टे से बांध देना, उसको कहते हैं छेड़ा छेड़ी। मैं लिख देती हूँ, दुपट्टे द्वारा गांठ लगाना, गांठ लगाना या बांध देना। आपने देखा होगा फेरे वगैरह में, आप रुके होंगे कभी तो देखा होगा, बांध देना। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको इन सबके बारे में। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। एक आपने सुना होगा सज्जन गोठ, ये तो सुना होगा आप लोगों ने, सज्जन गोठ या सज्जन गोष्ठ, सज्जन गोठ या गोष्ठ, ये तो सुना होगा। ये तो मेरी शादी में भी हुआ है, इसलिए मुझे याद है, सज्जन गोठ।
तो क्या होता है स्टूडेंट सजन गोट में? सजन गोट में ये होता है जब शादी हो चुकी होती है, विवाह मतलब फेरे वगैरह ले लेते हैं, प्रतिभोज हो जाता है नॉर्मली, जब शाम को, जब पूरी आधी रात को 11-12 बजे, जब एक तरफ वर पक्ष बैठा रहता है भोजन करने के लिए, तो वधु पक्ष वाले कुछ लोग क्या करते हैं, वर पक्ष को भोजन कराते हैं और कुछ मिलनी के रूप में, भेंट के रूप में लिफाफे देते हैं। तो भोजन कराया जाता है अपने हाथ में, एक मान सम्मान दिया जाता है। सजन गोट नाम से स्पष्ट हो रहा है, सजन गोट वधु पक्ष की ओर से होता है ये भोजन, ठीक है। सजन गोट वधु पक्ष की ओर से भोजन होता है वर पक्ष को। उस समय वो एक मान सम्मान देते हैं, अपने हाथों से ऐसे भोजन खिलाते हैं और साथ में कुछ लिफाफा या कुछ भेंट के रूप में पैसे, जुहारी जिसे बोलते हैं अपन, जुहारी भी देते हैं। तो बस ये याद रखना, सजन गोट होती है वधु पक्ष की ओर से खिलाया जाने वाला खाना। खिलाया, क्लियर है। एक होता है ओलंदी, 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 ये नाम याद रखना। और इसको किसी नेगेटिव वे में मत लेना ओलंदी को। हमने जो डावरिया पढ़ा था वो अलग चीज़ है। डावरिया में तो क्या होता है, दहेज के रूप में कन्या के साथ, मतलब विदा करी हुई कन्या के साथ एक कन्या को भेजते हैं, वो डावरिया है, जो कि पूरी तरह गलत है। ओलंदी एक टर्म है जो कि किसके लिए प्रयोग की जाती है, जब वधु विवाह करके अपने ससुराल में जाती है, जब वधु विवाह करके अपने ससुराल में जाती है तो साथ में कोई ना कोई जाता है, कोई कज़न जाती है, कोई सिस्टर जाती है, तो उसको कहते हैं ओलंदी, ठीक है। ओलंदी पर्टिकुलर एक साथ में जाने वाले व्यक्ति को संज्ञा दी गई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं असहज महसूस करती है नई दुल्हन, तो उसको कंफर्ट फील कराने के लिए, उसका साथ देने के लिए संयोगी के रूप में जो जाता है उसे कहते हैं ओलंदी। डावरिया अलग चीज़ है। डावरिया एक गलत, एक नेगेटिव प्रथा के रूप में हम बात करते हैं, ठीक है। ओलंदी में भाई भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ओलंदी में भाई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, जाते हैं ना कज़न वगैरह, ये तो पता होगा आपको, तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, याद रहेगा। ओलंदी, डावरिया अलग चीज़ है, ओलंदी अलग चीज़ है। व्यक्ति विशेष को बोल रहे हैं हम ओलंदी, क्या कि नववधु, ये लो मैं लिख देती हूँ, नववधु के साथ जाने वाले भाई या बहन को ओलंदी कहते हैं। ओलंदी से तात्पर्य है कि उसको थोड़ा सहज फील कराने के लिए, उसको कंफर्ट फील कराने के लिए जो साथ में जाते हैं उनको, कोई कज़न चला गया, कोई भाई बहन चला गया, ठीक है, ओलंदी। अब एक याद रखना, बढ़ार, बढ़ार, देसी भाषा में हम इसको रिसेप्शन भी बोल सकते हैं, बढ़ार। जनरली वर पक्ष के द्वारा होता है बढ़ार। आजकल तो न जाने क्या क्या होता है, डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, कुछ पैसे आधे वधु मिला है, आधे वर मिला है, आजकल तो कुछ ही हो रहा है ना। पर फिर भी बहुत सारी जगह परंपरागत रूप को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, बहुत सारे रीति रिवाजों को प्रायोरिटी पे रखकर काम होते ही होते हैं, है ना। लेकिन आजकल का सिस्टम कुछ अलग है। आजकल तो डेस्टिनेशन वेडिंग का समय आ गया है ना। आधे काम आप करो, जो हम करें वो आप भी करो। आजकल दुल्हन भी आती है, दूल्हा भी आता है संगीत में, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। और मेरे को तो लगता है आजकल ये भी है, जो मैंने बताया, तेल चढ़ जाने के बाद वर या वधु घर से बाहर नहीं निकल सकते। पर मुझे लगता है ऐसा आजकल मॉडर्नाइजेशन का टाइम है, मॉडर्न ज़माना है, तो आजकल ये भी हो रहा है कि निकल जाते हैं। हालांकि नहीं निकलना चाहिए, कुछ चीज़ें होती है जो पारिवारिक रूप से परंपरागत चलती आई हैं, कुछ रीति रिवाजों को साथ में लेकर ही कुछ काम होने चाहिए, है ना। तो बढ़ार याद रखना, बढ़ार। बढ़ार का मतलब क्या बताया, विवाह के अगले दिन का भोजन। प्राय लड़के वालों के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं रिसेप्शन। रिसेप्शन आजकल तो मेल भी खत्म हो गया। मेल में क्या होता है, पहले बोलते थे आदमी आदमी आते हैं मेल में, लेकिन आजकल तो लड़की वाले भी आते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, जब बारात पहुंचती है लड़की वालों के द्वार पर, तो क्या होता है, आजकल लड़की वाले भी शामिल हो जाते हैं बारात में और डांस करते हैं, है ना। चलिए, जला, ध्यान है मैंने बताया था जला,
डेरा देखने के लिए। चलिए, विवाह के अगले दिन का भोजन, बढ़ार। क्लियर है? ये याद रहेंगी टर्म्स आपको, सजन गोट, ओलंदी और बढ़ार याद रखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए और देखिए, बरोटी और बिनोटा, बरोटी और बिनोटा, 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 बरोटी, ये कई कई जगह चलता है, बरोटी और, थोड़ा बहुत देख लेना, बरोटी, कई कई सोर्सेज में बता रखा है बरोटी, बरोटी। वधू के वेलकम के समय का खाना, अलग अलग जगह, लेकिन बरोटी टर्म थोड़ा चलती है विवाह के संबंध में, तो याद रखना है ना। वधू के आगमन पे भोजन दिया जाता है या वधू का वेलकम किया जाता है, तो याद रखिएगा बरोटी। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, बरोटी विवाह से संबंधित एक टर्म है, बरोटी। वधू का स्वागत होता है या भोजन दिया जाता है उस समय, तो थोड़ा सा याद रखना बरोटी का क्या संबंध है। बरोटी का संबंध है वैवाहिक रीति रिवाजों से। बरोटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। बरोटी स्वागत भोज मान लो, वधू का जो वेलकम होता है उससे रिलेटेड कर लो, बरोटी एक वर्ड चलता है, बरोटी, ठीक है। एक बिनोटा चलता है, बिनोटा, बिनोटा, बिनोटा टर्म याद रखना। थोड़ा ऐसा बोलते हैं कि दूल्हे की जो जूतियाँ होती है, एक दुपट्टा सॉन्ग भी होता है ना, दुपट्टा, दुपट्टा सॉन्ग भी होता है, दूल्हे की सालियाँ और दूल्हे को छेड़ते हुए गाना गाया जाता है, दुपट्टा। ये याद रखना आप। बरोटी तो मैंने बता दिया, बिनोटा, बिनोटा दूल्हे की जूतियों को बोलते हैं भाई कई कई जगह, तो थोड़ा सा याद रख लेना, बहुत ऐसे नहीं, लेकिन बिनोटा। ये बरोटी है, ये बिनोटा है, ठीक है। बिनोटा दूल्हे की जूतियों को कहते हैं, दूल्हे की जूतियों को कहते हैं, ठीक है, बिनोटा। चलिए थोड़ा बहुत देख लेना। चलिए, तो ये टर्म्स थोड़ा बहुत आपको पता होनी ही चाहिए। अब आ जाइए एक सामेला, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सामेला, सामेला आपको पता होना चाहिए। सामेला, तेरा हो गया, सामेला, सामेला, ये याद रखना। इसमें क्या किया जाता है सामेला में? सामेला में किया जाता है वर पक्ष का स्वागत, विवाह से संबंधित है और स्वागत किया जाता है। सामेला इंपॉर्टेंट है, सामेला को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ओलंदी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सामेला, सामेला टर्म इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए सामेला। क्लियर है? वर पक्ष का स्वागत किया जाता है बारात के रूप में या कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसके संबंध में, सामेला, ठीक है, विवाह से संबंधित है। बारात या किसी कार्यक्रम के दौरान आप ये याद रखना, सामेला वर पक्ष का स्वागत किया जाता है, विवाह से संबंधित टर्म है, ये याद रखिएगा। एक चलता है दापा, दापा भी इंपॉर्टेंट है भाई, दापा, 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 दापा एकमात्र ऐसा वो है क्या, एक ऐसा इसमें पैसा दिया जाता है, ठीक है, वर के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। देखो दापा, दापा की क्या खासियत है, ये है कि वर पक्ष जो है वो वधु को क्या देगा, पैसे देगा। किस चीज के लिए? विवाह के लिए, विवाह के दौरान ही है, तो ये याद रखना, शादी के लिए दिया जाता है, शादी के लिए दिया जाता है कुछ मूल्य, वधु मूल्य मान लीजिए, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें वर पक्ष देता है वधु को, ये मेन चीज है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब ये टर्म चलती है तो याद करनी पड़ेगी, दापा, जिसमें आपका वर पक्ष देता है भाई, थोड़ा सा याद रखना, वर पक्ष देता है किसको? वधु को, वधु। राशि,
राशि लिख दिया है मैंने ना, बस ये याद रखना वर पक्ष द्वारा दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा। दापा, दापा ये इंपॉर्टेंट जो है, जिस दापा हो गया, सामेला हो गया, औलंदी हो गई, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई, याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए देखो मैंने इंपॉर्टेंट पे स्टार भी लगा देती हूँ। औलंदी याद रखना, औलंदी आपको पता होना चाहिए भाई। औलंदी, सजन गोट, क्योंकि वधु पक्ष द्वारा होता है। बढ़ार, अगले दिन का भोजन, बढ़ार, बरोटी बिनोटा, ठीक है। और आप सामेला याद रखना, सामेला, 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 ठीक है, ये नाम याद रखना। दापा में क्लियर रखना, उल्टा है ये। जनरली विवाह का संबंध थोड़ा सा हम, विवाह का जो संबंध है वो थोड़ा सा हम खर्चे को लेके वधु पक्ष को ज़्यादा वो रखते हैं, लेकिन दापा से याद रखना ये वर के द्वारा वधु को दिया जाएगा। क्लियर? चलिए अब कुछ मृत्यु से संबंधित रिवाज हैं, कुछ रस्में हैं, है ना, वो आप देख लीजिए, सिंपल सी हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। मृत्यु संबंधी संस्कार, ये आप थोड़ा सा नाम याद रख लेना। ये क्लियर हो ही गए, अच्छे से मैंने समझा दिया है, ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। अब मृत्यु पे आ जाओ। एक होता है बखेर, मृत्यु हो जाती है तो आपने शायद घरों में भी देखा होगा, बखेर, बखेर, जब दाह संस्कार के समय आपने देखा होगा, जब शव को लेके जाते हैं, अर्थी को लेकर जाते हैं, तो महिलाएं क्या करती है, पैसे डालते हुए, आपने देखा इस तरह से पैसे डालते हैं। कुछ रस्म होती है, मृत्यु संस्कार होता है, जैसे ही अर्थी को लेके जाते हैं उसके बाद घर की महिलाएं इसे करती है। ये मैंने देखी है घरों में, हो सकता है आप लोगों ने भी देखी हो। बखेर होता है ये कि घर में जब मृत्यु हो जाती है और अर्थी को लेके जाते हैं, मैं लिख देती हूँ, अर्थी को ले जाते समय पैसे को इस तरह से यूं किया जाता है, कैसे, पैसे उछाले जाते हैं या नीचे की ओर गिराए जाते हैं, आप देखना, मतलब देखा होगा, भगवान ना करे ऐसा समय आए किसी के जीवन में, ठीक है, लेकिन ये एक मृत्यु संस्कार से जुड़ा हुआ एक संस्कार है, तो ये याद रखिएगा। अर्थी को ले जाते समय पैसे, क्या टर्म यूज करें, उछाले या गिराएं, मतलब पैसे, प्रवाह भी नहीं बोलेंगे, पैसे उछाले जाते हैं। हमारे घर के बड़े इस बारे में अच्छे से जानते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और आप सभी को पता है, कई जगह इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स तो नहीं, लेकिन अलग अलग जगह जैसे मृत्यु हो जाती है तो हमने देखा है, जिनके पिता नहीं होते, बाल और दाढ़ी वही मुंडवा सकते हैं, वही दे सकते हैं। दाह संस्कार के समय ऐसा माना जाता है, पंडित जी, बाल और दाढ़ी उन्हीं को कहते हैं देने के लिए जिनके पिता नहीं है, जिनके सर पर पिता का साया नहीं है, जिनके पिता मौजूद होते हैं, जीवित होते हैं, वो आदमी, वो पुरुष सर के बाल और मूछें नहीं दे सकते, ऐसा मान्यता, ऐसा माना जाता है, ठीक है। या तो जिनके पिता चले गए, जिनके सर से पिता का साया चला गया, वो तो देते ही हैं, लेकिन हमने देखा है ना, कजन्स वगैरह भी, काका बाबा भी देते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर जिन आदमियों के पिता बैठे हैं ना, वो नहीं दे सकते। तो इस टर्म के, इसके लिए भी एक टर्म चलता है जिसे बोलते हैं भदर, कई कई जगह चलता है भदर, थोड़ा सा याद रखिएगा, भदर, 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 ठीक है, हल्का सा याद रखना, भदर कहते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा जोसर और मोसर, ये आपको पता ही है, जोसर, 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 थोड़ा सा वैसे तो पता होगा आप लोगों को, जोसर और मोसर, जोसर और ये हो गया मोसर। जो मृत्यु का ही भोजन कई लोग जीवित होते हुए कर देते हैं, तो जीवित रहते हुए मृत्यु भोज का भोजन, मतलब मृत्यु भोज में तो भोज वैसे ही आ गया, जीवित रहते हुए किया जाने वाला मृत्यु भोज,
समझ गए मेरी बात को मैं क्या समझाना चाहती हूँ? कोई व्यक्ति जीवित है और वो मृत्यु भोज को पहले ही, मतलब मेरे मरने का भोजन मैं पहले ही करवा रही हूँ, तो इसको बोलेंगे ज से जोसर और ज से समझ गए मेरी बात जो मैं समझाना चाहती हूँ कि मृत्यु भोज का ही भोजन जीवित होके करवा देना। मौसर पता ही है, 12वें का खाना। मौसर तो सबको मालूम है आपको, 12वें का भोजन मृत्यु के बाद परिवार वाले करते हैं। मौसर लिखूं? परिवारजनों द्वारा कराए जाने वाला भोजन, ये वैसे आपको सबको मालूम है। एक टर्म और याद रखना, मृत्यु के बाद हमारे घरों में शुद्धिकरण भी होता है, जिसको बोलते हैं दोवणिया। दोवणिया 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 दोवणिया, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। शुद्धि हेतु, जैसे 12वां हो गया, उसके बाद घरों में हम बोलते हैं ना, गंगा जल के छींटे डाल दो, मटका बदल दो, बोलते हैं ना, तो ये बात आपको थोड़ा याद रखना है, शुद्धि हेतु होता है, ठीक है। दोवणिया लिख देती हूँ मैं, याद रह जाएगा। दोवणिया, बोलते हैं ना घरों में, घड़ा बदल दो भाई, घड़ा धो के रख दो, इस तरह से दोवणिया। इसमें मृत्यु के बाद शुद्धिकरण होता है भाई। ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 12वें के बाद। हमारे घरों में बोलते हैं ना, घड़ा बदल दो, घड़ा धो के भर के रख दो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा याद रखना, अमरसार और राजविनोद एक ग्रंथ है जिसमें राजस्थानी भोजन के संबंध में थोड़ा बहुत उल्लेख किया है। वहाँ से राजस्थानी भोजन के संबंध में उसकी विशेषता बताई गई है और खाने पीने की बातें बताई गई है। खैर कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आप तो ये टर्म्स याद रखना, पता होना चाहिए। राजस्थान के होने के नाते भी हमें इन टर्म्स के बारे में स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। एक फटाफट से मैं आपको बोल देती हूँ, विवाह संस्करण की बात चल रही है, यहाँ लिख दूँ विवाह संस्करण। विवाह संस्कार। इसके अलावा मैंने लोकगीतों में कई चीज़ें बताई दी है कि बच्चे के जन्म पर जो गीत गाया जाता है, जच्चा, होलार, है ना, कई रस्मों रिवाज, कई तौर तरीके हम त्योहारों में, मेलों में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। इसके अलावा वेशभूषा का एक अलग से चैप्टर होगा, राजस्थानी वेशभूषा पे हम अलग से बात करेंगे। आभूषण मैंने न केवल क्लास में डिस्कस करवाए हैं बल्कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद भी करा दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इनमें से कई टर्म्स के बारे में तो सच में आप लोगों को पता भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा, पता होगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन बताना चाहूंगी। ये सब चीज़ें भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आरपीएससी सच में कुछ ऐसे पूछ लेती है जिनके बारे में स्टूडेंट्स को रोजमर्रा की लाइफ से पता होना चाहिए, अपने राजस्थानी होने के नाते पता होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स बुक्स में नहीं पढ़ते हैं वो सब चीज़ें, लेकिन फिर भी उनको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, एक क्वेश्चन है, लोकगीतों में मैंने बताया था, याद होगा आपको, याद आ जाएगा, कसुमल रण। कसुमल रण, टाइम बता दीजिए मुझे, ओवरऑल कितना टाइम हो गया। कसुमल रण, इस पे पूछा था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कसुमल रण को बुक्स में या किसी लेक्चर में नहीं पढ़ा होगा। कसुमल रण
कसूमल रंग बताया था। तो मैं इसी चीज़ को कनेक्ट करते हुए जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेरा यही रहता है उद्देश्य कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को भी हम याद करें। अथाह चीज़ें, राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, ऐसा भी है। गांव ढाणियों में ऐसी ऐसी टर्म्स यूज़ की जाती है, वैवाहिक संस्कारों को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें, खान पान को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो कसूमल रंग पे आया था स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि कसूमल रंग का राजस्थान में वेशभूषा में यूज होने वाला, प्रयोग होने वाला कसूमल रंग कौन सा है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, ये देखो इजी होते हुए भी टफ है, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत कर दिया था। ए बी सी और ये डी दिया था लाल, गुलाबी। मैं आर्ट एंड कल्चर में आपको बार बार ये क्वेश्चन इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता रहे कि हर एक चर्चा की हुई टर्म की, चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस है। लाल, गुलाबी, केसरिया और पीला। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कर दिया, क्या कर दिया, ये कर दिया गुलाबी, कईयों ने केसरिया, यही ज्यादा किए, जबकि इसका उत्तर था लाल। लाल था। मैंने बहुत अच्छे से एलोबरेट करके बहुत अच्छे से समझाया था, किसमें, लोकगीतों में, कि अगर हम थोड़ा बहुत राजस्थानी गानों से भी परिचित होते तो हम समझ जाते। ठीक है। कसूमल रंग की चूनड़ी लाल रंग में ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, बंदेज लाल रंग में सबसे ज़्यादा उभर के आता है, तो इसका आंसर होता है लाल। और बहुत सारे बच्चों ने गुलाबी कर दिया या केसरिया कर दिया। ऐसे एक क्वेश्चन आया था, अभी सीधे ही आया था। अब हवेलियों वाला चैप्टर स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत टफ है। टफ कुछ नहीं है, वन लाइन का क्वेश्चन आया था, सिंपल सा, नथमल की हवेली, अभी भी बताया मैंने स्टार्टिंग में, नथमल। अब बताओ कितना इजी है ये, क्या है इसमें। ये आपने अगर हवेली वाला चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप इसका आंसर कर आए होंगे। जैसलमेर, क्या टफ है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ हमें याद करने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं और दिमाग में बिठाने हैं। ठीक है। जैसे कि राजस्थान के आभूषण की बात करें, आभूषण में क्या समझना है। आभूषण का फिक्स है, वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल देते हुए भी बताया कि देखो आरपीएससी ने इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, चौप पूछा है ना, चौप पूछा, चुनी पूछा, तो डिफरेंस हमने उसी टाइम कर लिया, चुप रहो। तो सिंपल है। और इस तरह की चीज़ों में सुमेलित में ज़्यादा फोकस करो। सुमेलित, अब सुमेलित में भी ज़रूरी नहीं आपको चारों आए, सुमेलित में ज़रूरी थोड़ी आपको चारों आए। चार आते हैं, चार का ट्रेंड रहता है, चार में से अगर आपको दो भी आते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा, दो भी आते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर में विशेषकर कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि जिनके बारे में हमें, जैसे आभूषण हो गए, आपके वाद्य यंत्र हो गए, वाद्य यंत्र में तत्वाद्य यंत्र है जो मैंने डिटेल से आपको सारी चीज़ें समझाई है तत्वाद्य यंत्र के अंदर। यूट्यूब पे जो चीज़ें बच रही है, यानी सुशीर बच रहा है, सुशीर मेरा अगला चैप्टर सुशीर ही है, सुशीर पे मैं और बात कर लूँगी। लेकिन मैंने ये भी बताया क्लास में, तत्व के जो भी हमने डिस्कस किए उनको नहीं छोड़ना है। ठीक है। और स्पेशली ये याद रखना है कि कौन सा वाद्य यंत्र, यानी तत् के अलावा सुशीर बचा, आपके अवनत बचा और आपके घन बचा, ये याद रखना है कि ये वाद्य यंत्र इस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है। छोटी सी क्लास थी, ज़्यादा कुछ नहीं था आज की क्लास में, बस टर्म्स हमें पता होना चाहिए, एक राजस्थानी होने के नाते भी पता होना चाहिए। मिलेंगे कल। अभी दिवाली की तैयारियों में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित होकर दिवाली और अपनी तैयारी दोनों करते रहिए। ठीक है। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू।